हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 6। आज हम करने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें किस तरीके से बनानी है, क्योंकि हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बिना बैलेंस शीट के बात नहीं बनने वाली है, तो हमें बैलेंस शीट को अच्छे से समझना ही पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ बैलेंस शीट को आपको कैसे समझना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैंने क्या करा हुआ है, मैंने पहले से ही बैलेंस शीट की 2 वीडियोस ऑलरेडी अकाउंट्स खजाना चैनल पे डाली हुई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कंपनीज बैलेंस शीट के नाम से। वहाँ पर 2 वीडियोस आपको मिलेंगी। एक वीडियो में हमने एसेट साइड को समझाया, दूसरी वीडियो में लायबिलिटी साइड को समझाया है। दोनों को समझाया भी है और साथ साथ याद कराने की एक टेक्निक भी बनाई है। और मेरी ये गारंटी है, अगर आपने दोनों वीडियोस को देख लिया तो बैलेंस शीट आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। बस उसके बाद हमें छोटा सा काम ये करना है कि बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बाद प्रैक्टिस बचेगी और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बैलेंस शीट आपके टिप्स पे हो जाएगी। चलिए, तो जब आप ये दोनों वीडियो देख लें उसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो कौन सी बैलेंस शीट कराने वाले हो, मैं मान के चलता हूँ आपने दोनों वीडियोस लेक्चर अच्छे से देख लिए हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद हो गया है, उसके बाद ये आप लेक्चर देख रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर ये 9 था जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 था ये, और इसका पेज नंबर था JR मुंगा से 14.38 JR मुंगा। ठीक है, 28th एडिशन है JR मुंगा का, उसमें 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। हालांकि एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके 10 ईयर में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारी जर्नल एंट्रीज आ रही हैं, देखो पुरानी बैलेंस शीट को हमें बेस रखना है, क्योंकि इसमें ही हमें चेंजेस करने हैं। जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है उसके बेसिस पर ही नई बैलेंस शीट आपकी बनने वाली है। पुरानी बैलेंस शीट की जो डेट थी वो थी 31 मार्च 2020। नई बैलेंस शीट की डेट होगी एक दिन आ गई, यानी 1 अप्रैल 2020। चलिए, तो यहाँ पर ये जर्नल एंट्री, ये जितनी भी जर्नल एंट्री हुई है सभी के इम्पैक्ट, सारी जर्नल एंट्रीज के इम्पैक्ट आ जाने चाहिए। मतलब यहाँ पर जिन जिन आइटम में चेंजेस है वो सारे चेंज होंगे, और जिन आइटम में चेंज नहीं है वो एज इट इज आ जाएंगे, राइट। पुरानी बैलेंस शीट बनाना इजी होता था, लेकिन नई बैलेंस शीट में थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स भी साथ में आपको बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में अगर आपके पास टाइम है तो कैसे बनाना है, और टाइम नहीं है तो जल्दी से जल्दी कैसे बनाना है, वो सारी प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का ये जो कंपनी की बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आपको आई थिंक याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। लायबिलिटी साइड पर 4 मेन हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो आता ही नहीं है, बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर, राइट। तो यहाँ पे 3 हेड ही आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट रेडी कर लेना, मतलब एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, एक फॉर्मेट आपको रेडी कर लेना है। क्या करना है, इक्विटी लायबिलिटी लिख के 3 हेड खोल लेने लायबिलिटी साइड पर, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड पे तो होते ही 2 हेड हैं, एक नॉन करंट एसेट का, दूसरा करंट एसेट्स का, तो 2 हेड वहां पे आप ओपन कर लीजिए। कितना कितना स्पेस रखना है वो आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ जाएगा, कितना कितना एक्सपीरियंस, इस थोड़ा सा गैप रखना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे बना लेंगे अपने नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट, अकाउंट्स नहीं, नोट्स टू अकाउंट। कैसे बनाने हैं, नोट नंबर लिखना है, पर्टिकुलर्स और रुपीस। अब कई बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर हम जो नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में बनाए क्या, पहले शेयर कैपिटल फिर ये ऐसे ऐसे डिवेंचर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी आता जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती जा रही है, जो भी जर्नल एंट्रीज आपके पास आती जा रही है, वो आप बनाते चले जाओ। बाद में नंबर देंगे हम इनको, लास्ट में नंबर देंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप अगर देखोगे, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे पास सबसे पहली जर्नल एंट्री है शेयर कैपिटल से रिलेटेड।
अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट तो बंद हो चुका है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट नेक्स्ट एंट्री में क्लोज हो चुका है, तो ये तो अकाउंट क्लोज हो गया है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी हम लायबिलिटी साइड की पहले बात करेंगे, फिर एसेट साइड की बात करेंगे। तो पहले मैं इसमें से देख लेता हूँ एसेट की कौन कौन सी एंट्री है, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, ये है जी हमारी एसेट की एंट्री। और देखो ये लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी की है, ये एक यहाँ पे एसेट की है, और यहाँ पे ये मैंने पहले मार्क करा हुआ है सरप्लस, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आता था तो हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये भी एसेट की हैं। तो आप लायबिलिटी साइड को सबसे पहले लेके चलेंगे, कोई भी साइड लेके चल सकते हैं, मैं लायबिलिटी को लेके चल रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपको देखना है इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है 4 लाख रुपीज से। ठीक है जी, चलिए तो पहले ये देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 6 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, 6 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, और 4 लाख की और बढ़ गई। हालांकि आप इसको कैलकुलेटर पे ही कर सकते हो, एक बार टोटल कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं। ठीक है जी, 6 लाख रुपए अपने कैलकुलेटर पे लोड करो, 6 लाख प्लस 4 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी है तो 10 लाख हो गया। आगे चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 से हो गई कम, खत्म, यानी माइनस, पूरा 10 का 10 खत्म, जीरो पे आ गए। फिर यहाँ पे 2 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 2 लाख आ गई। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल और कहाँ कहाँ पे आ रहा है देखते चलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे आ रहा है 3 लाख, तो 5 लाख हो गई। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं पर भी नहीं है, यानी कुल मिला के इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपीस का अमाउंट आएगा, 5 लाख रुपीस का अमाउंट आएगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला जो नोट हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले शेयर कैपिटल का, ये इसका सब ऐड होता है शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट है वो बड़े ध्यान से बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र इस पे बहुत ज़्यादा रहती है। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, ये बार बार हमें लिखना होगा तो आपको वैसे याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये तो कंफर्म हो गया जी, 5 लाख रुपए हमारे यहाँ पर आएंगे, 5 लाख रुपीस, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे अच्छा ये रहेगा कि आप अच्छे से इसको बता दो, इक्विटी शेयर कैपिटल कि कितने नंबर ऑफ शेयर है और कितने रुपए का है। चलो वो भी हम देख लेते हैं एक बार, कितने नंबर ऑफ शेयर है और कितने रुपए का है। आप याद करो, यहाँ पर 10,000 इक्विटी शेयर हमारे पास थे, जो कि 40 रुपये उन पर फाइनल कॉल अभी पेंडिंग थी, तो 40 रुपये की फाइनल कॉल हमने मंगा ली है। फिर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर जो 10,000 वाले शेयर से 100 रुपीज़ का, उसको कन्वर्ट कर दिया था 20 रुपीज़ में, राइट। तो यहाँ पर 10,000 शेयर हो गए थे 20 रुपये वाले, तो नए शेयर कौन से हो गए 10,020 वाले। और बाद में बस अपने क्रेडिटर को भी इशू करें कुछ शेयर, 15,000 शेयर 20 वाले, तो 10 पहले वाले और 15 नए वाले जो क्रेडिटर को इशू करे गए हैं। तो टोटल कितने हो गए 25,000 शेयर हो गए 20 वाले। तो हम यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट लिख देना, कोई इश्यू नहीं है। 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। देखो ऐसा लिखना ना अच्छा लगता है, एग्जामिनर अगर आपने नहीं लिखा तो हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर काट ले, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो आप कर लो, भले ही थोड़ा बहुत नंबर काट लेगा तो क्या है, क्वेश्चन तो पूरा हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अब आप क्या करो, ये जो आपने 5 लाख करा है इसकी रिकंसिलेशन जरूर दे दो, यहाँ पे इसकी जरूर दे दो, बाकी आप दो या ना दो लेकिन यहाँ पे जरूर दे दो। ये आपने कैसे निकाला है, रिकंसाइल करके इसको दिखा दो। अब रिकंसाइल कैसे करके दिखाओगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस था
बैलेंस शीट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 6 लाख रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 6 लाख का था और आपने यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ आपने फाइनल कॉल के मंगाए थे। 4 लाख रुपीज़ आपने फाइनल कॉल के मंगाए थे, तो हो गए 10 लाख फाइनल कॉल। तो ये हो गए थे फुल्ली पेड यानी 10 लाख। अब आपने यहाँ पे देखो क्या किया था, आपने इस 10 लाख की कैपिटल को नई कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया था, 2 लाख बना दिया था, यानी कितने से रिड्यूस कर दिया था, 8 लाख से कम कर दिया था। तो यहाँ पे आप रिकंस्ट्रक्शन लिख सकते हो या रिडक्शन लिख सकते हो। ये हो गया हमारा रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया था अब ये 2 लाख, और आपने इशू करे थे क्रेडिटर को, इशू टू क्रेडिटर, लास्ट में इशू टू क्रेडिटर्स 3 लाख रुपए। तो इस तरह से ये 5 लाख रुपीस का रिकंसिलिएशन आपने दिखा दिया। ये कैसे आया, इक्विटी शेयर कैपिटल का, यानी शेयर कैपिटल में जरूर ये करके दिखा देना, इससे पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है जी, चलिए अभी नंबर कोई मत डालो इसमें। अगला नोट आप बनाने वाले हो, देखते हैं हम किसका अगला नोट बनाने वाले हैं, एक बार एंट्रीज देख लें हम अपनी। चलिए जी, शेयर फाइनल कॉल ये तो बंद हो गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल का भी हमने काम पूरा कर लिया है, बैंक हम बाद में देखेंगे। सर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 0 हो चुका था, आप याद करो रिकंस्ट्रक्शन का सारा हम बैलेंस निकाल चुके थे, लास्ट वीडियो में समझाया था मैंने आपको। वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स एसेट में ट्रांसफर कर दिया था सारा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया जी। चलो रिकंस्ट्रक्शन पहले ही बंद हो चुका है। यहाँ पे 10% फर्स्ट डिबेंचर्स 2 लाख। अब मेरी बात समझना ध्यान से, जो चीज़ें यहाँ पर जो भी एसेट्स या लायबिलिटी 0 हो जाए उसका आपको कोई नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम बचाओ, उसका नोट्स टू अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो 0, बट एज सच उसका नोट्स टू अकाउंट आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास बैलेंस शीट में 10% फर्स्ट डिबेंचर थे 2 लाख रुपीज के, और 10% डिबेंचर हमारे डेबिट हो गए, यानी वो डिबेंचर हमारे कन्वर्ट हो गए थे नए डिबेंचर में। अमाउंट था सेम 2 लाख, लेकिन वहां पे परसेंटेज बदली थी, सिर्फ परसेंटेज चेंज हो गई थी। 10% की जगह 13.5% के नए डिबेंचर वहां पर आ गए थे। तो मैं एक काम करता हूं, फटाफट से सिर्फ नए डिबेंचर यहां पे लिख देता हूं। हाँ जी, ये कौन से सब हेड में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। नॉन करंट लायबिलिटी में कहाँ आएगा ये, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। हाँ जी, लिखना शुरू करते हैं। तो 10% तो बिल्कुल खत्म ही हो चुके हैं, वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो नए वाले डिबेंचर लिख दो 13.5% डिबेंचर्स, सीधा लिख दो कितने के हैं ये, 2 लाख रुपीस के। ठीक है, अब यहां ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 10% डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू 13.5% डिबेंचर, बाकी डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सर हम डायरेक्ट ही लिख देंगे। चलो आगे क्या हुआ, आगे हमारे पास ये हमारी एंट्री पूरी हो गई, ये भी हमने लिख लिया है। ठीक है, डन हो गई है। अब 12% वाले जो सेकंड डिबेंचर्स थे वो देखो, हमारे पास सेकंड डिबेंचर थे 5 लाख के, और यहाँ पे वो खत्म हो गए हैं 5 लाख, तो 0 हो गया, इसका बैलेंस हो गया 0, इसको दिखाओ मत। अब यहाँ पे नए डिबेंचर इशू हो गए 4 लाख रुपीस के 15%। चलिए उसको हम दिखा देते हैं। %15 डिबेंचर्स, ₹4 लाख। अब ये टोटल डिबेंचर, और तो कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग है नहीं, तो टोटल डिबेंचर हमारे कितने हो गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग में टोटल फंड कितना हो गया, 6 लाख रुपीस।
सर नंबर अभी देने नहीं, अभी नंबर मत दो इनको, बस नोट्स टू अकाउंट बनाते चलो एंट्रीज के हिसाब से। तो हमारी एंट्री भी पूरी हो चुकी है, ये वाली एंट्री भी पूरी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 0 हो चुका है। आप देखो हमारे पास यहाँ पर ये हमने देख लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने देख लिया, ये वाला देख लिया, बैंक ओडी अभी बचा हुआ है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिट था और ये पूरा का पूरा वेव ऑफ हो गया है, मतलब डिबेंचर होल्डर ने इसको छोड़ दिया था। तो आप देख लो यहाँ पे पूरा डेबिट हो गया, रिकंस्ट्रक्शन में चला गया, यानी 0 हो गया। तो इसका हमें कोई अकाउंट बनाने की जरूरत, यानी कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं खोलना है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमारी बात आती है क्रेडिटर की। अब क्रेडिटर में अगर आप देखोगे ध्यान से, ट्रेड क्रेडिटर हमारे थे 11,50,000 के, 11,50,000 के ट्रेड क्रेडिटर थे। और यहाँ पे आप देखोगे पूरी तरीके से ट्रेड क्रेडिटर भी खत्म हो चुके हैं, 850 के यहाँ पर और 3 लाख के यहाँ पर। तो 850 और 3 लाख कितना हो गया, 11,50,000, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो उसमें भी आपको क्रेडिटर का कोई भी नोट्स अकाउंट बनाना नहीं, बैलेंस 0 हो गया। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल हम पहले ही कर चुके हैं, रिकंस्ट्रक्शन पहले ही बंद है, बैंक हम करेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं। रिकंस्ट्रक्शन पहले ही बंद हो चुका है। सरप्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, देखो सरप्लस हमारी बैलेंस शीट में, हालांकि ये नई वाली बैलेंस शीट में तो रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव करके आता है, लेकिन इस पुराने फॉर्मेट में ही एसेट साइड पे दिख रहा है सरप्लस। इसका बैलेंस हो गया 0, ये डेबिट बैलेंस था, हमने क्रेडिट कर दिया, 0 हो गया। तो कोई इसको दिखाने की जरूरत नहीं नोट्स टू अकाउंट में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 के थे डेबिट बैलेंस, वो भी हो गए 0, उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने इनको राइट ऑफ कर दिया था। हमने एक तीसरी चीज वो राइट ऑफ करी थी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कितने की राइट ऑफ करी थी वो देख लेते हैं नीचे आके। तो प्लस हमारा डन हो गया है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी 0 बैलेंस हो गया, कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 5,10,000 से डिक्रीज करना है, कम करना है। ठीक है, तो लायबिलिटी होने के बाद हम सीधा एसेट पे आ गए, लायबिलिटी के बाद सीधा हम आ गए एसेट पे। ठीक है सर, इसमें एक लायबिलिटी बची हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट। किसी बच्चे का यहाँ पे ध्यान जाएगा कि सर एक लायबिलिटी इसमें बची हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ बिल्कुल बची हुई है। तो आप चाहें तो आप अभी इसको कर सकते हैं और चाहें तो इसको सबसे लास्ट में, क्योंकि अब सबसे लास्ट में एक बार चेक भी करनी है हमें कौन सी लायबिलिटी बच तो नहीं गई है, जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो। आप चाहें तो सबसे लास्ट में इसको चेक कर लें या अभी आप लिख सकते हैं। तो मैं सबसे लास्ट में इसको देखूंगा, सबसे लास्ट में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो पहले हम जर्नल एंट्री का इम्पैक्ट जहां जहां पड़ रहा है उसको देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 7 लाख। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर इंटेंजिबल का, सॉरी इंटेंजिबल कैसे, टेंजिबल में ये आ जाता है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सर हम शॉर्ट में लिखेंगे, नहीं भाई पूरा लिखना, मैं थोड़ा शॉर्ट में वैसे ही कर रहा हूँ, मेरे तो एग्जाम हो चुके हैं ना, आपको देने हैं, तो PPE मत लिखना, आप पूरा लिखना। फिर उसमें देखो क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 7 लाख का था, 7 लाख का आपका था और रिडक्शन हुआ था 510 से। रिडक्शन 7 लाख माइनस 5,10,000, ये हो गया आपका 1,90,000। हाँ जी चेक कर लो एक बार, 510 का रिडक्शन हुआ था तो इसमें 190 ये बच गया। फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास क्या आ रहा है बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट हमारा बेस है। अब देखो जर्नल एंट्री में हमने अगर देखा जाए तो एसेट की भी एक आइटम कर ली है और लायबिलिटी की भी यहाँ पे सारी आइटम हो चुकी हैं, जर्नल एंट्री का इम्पैक्ट सब हो चुका है। अब एक काम करते हैं, एसेट साइड जो हमने छोड़ी थी वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देखो बैंक में 4 लाख रुपीज आया है। पहले देख लेते हैं बैंक में कुछ बैलेंस तो नहीं था, ध्यान से देखो पहले का बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, यानी 0 बैलेंस है। तो 4 लाख रुपए बैंक में आए, ठीक है, कैलसी पे ऐड कर लो, 4 लाख आए और उसके बाद 3 लाख हमने पेमेंट कर दिया था क्रेडिटर को, तो 1 लाख का बैलेंस बचा हुआ है और तो कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो हम ये नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे। ये किस में आता है, ये आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस। तो इसको एक बार हम ये दिखा देंगे, इसका ओपनिंग बैलेंस था 0, आप बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस तो था 0। फिर हमने ये शेयर फाइनल कॉल के पैसे आए थे 4 लाख रुपीस, याद कर लो, इतना तो क्वेश्चन याद हो जाता है। 4 लाख रुपीस वहां से आए थे और फिर हमने एक पेमेंट करी थी क्रेडिटर को, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। लाख रुपीस की पेमेंट थी, तो हमारे पास जो बैलेंस आया बैंक का वो आ गया है 1 लाख रुपीस, राइट। चलिए एक बार जर्नल एंट्री को देख लेते हैं, कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट रहे बगैर बची तो नहीं है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं अच्छे से, फिर हम बैलेंस शीट पे आएंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट हमारा डेबिट हुआ, क्रेडिट हो गया। सर एक कलर से यूज कर लो जी। शेयर फाइनल का अकाउंट ये तो हमारा टेम्परेरी अकाउंट होता है, आपको पहले से ही बताइए, अगली एंट्री में क्लोज हो जाता है, बंद हो गया। शेयर कैपिटल का इम्पैक्ट हम कर चुके थे पहले डिस्कस, बैंक हमने डिस्कस कर लिया। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा पूरा हो गया, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल हो चुका है, रिकंस्ट्रक्शन बंद हो चुका है, जितना क्रेडिट में था उतना ही डेबिट हो चुका है, पूरा बंद है। डिबेंचर्स हमारे ये हो चुके हैं, फिर उसके बाद सेकेंड डिबेंचर ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगेन रिकंस्ट्रक्शन पूरा बंद हो चुका है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर ये पूरा खत्म हो चुका है और रिकंस्ट्रक्शन भी पूरा बंद हो चुका है। क्रेडिटर हमारा पूरी तरीके से क्लोज है, बैंक हमने डिस्कस कर लिया, रिकंस्ट्रक्शन तो पहले ही बंद है। क्रेडिटर यहाँ पे पूरा कंप्लीट बंद हो चुका था, इक्विटी शेयर कैपिटल हम ले चुके थे, रिकंस्ट्रक्शन पूरा क्लोज है। फिर उसके बाद सरप्लस भी हमने यहाँ पे 0 कर दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी 0 कर दिया और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा जर्नल एंट्री के सारे इम्पैक्ट हमें चेक करने हैं, आ गए हैं या नहीं। अब हम बारी बारी से अपनी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिन आइटम में कोई चेंज नहीं आया है वो एज इट इज आएंगी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, अब फटाफट से हमारा काम होने वाला है। तो क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं है तो ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में हम लिख सकते हैं। अब देखो इधर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद आती है इन्वेस्टमेंट 10,000, तो बैलेंस शीट में आते हैं और सर एक काम करो ना, ये वाली बैलेंस शीट को नीचे लिख लो, सबसे आसान तरीका है, इस बैलेंस शीट को अपने सामने लिख लेंगे, बार बार ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना जी। कहाँ लिखूं यार, कहाँ लिखूं, इधर ही लिख लो यार, थोड़ा छोटा कर लेंगे, रेफरेंस के लिए तो चाहिए। हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है, थोड़ा सा ही देखना है हमें बस। तो इन्वेस्टमेंट कितना नजर आ रहा है बैलेंस शीट में 10,000, इन्वेस्टमेंट कितना नजर आ रहा है भाई 10,000, तो इन्वेस्टमेंट किधर आएगा सर, इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पर आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट, $10,000। कोई नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद आ गया हमारा इन्वेंट्रीज, कितना है इन्वेंट्रीज, अरे भाई इसमें ज़्यादा छोटा हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा, एक बार मैं बुक से देख लेता हूँ। इन्वेंट्रीज आ गया आपका 3,90,000, 390, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो एक करंट एसेट में आएगा यहाँ पे इन्वेंट्रीज, यहाँ पे डैश डाल देना, कितना है जी 3,90,000। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में आओ, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड डेटर्स 460, 4,60,000, कहाँ आएंगे ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड रिसीवेबल, कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है। आगे फिर आता है हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हट चुका है, सरप्लस भी हट चुका है, खत्म।
एसेट साइड को तो हमने कंप्लीट कर लिया, जो हमारे पास पुरानी आइटम्स बची हुई थी। लायबिलिटी साइड पर एक बैंक ओडी बचा था 50,000, तो उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। तो बैंक ओडी आपका इसमें आएगा शॉर्ट टर्म, करंट लायबिलिटी होती है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में, शॉर्ट टर्म बोरिंग। आप चाहे तो एक ही आइटम है और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, एक आधी आइटम हो ना, एक आइटम है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स खोलने की उसके लिए जरूरत नहीं है। 50,000, चलिए जी ये हमारा आ गया। और हाँ आपको एक बात बता देता हूँ, जब मैं इसका आंसर दिखाऊंगा ना तो इन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट की हुई है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला हुआ है, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है बुक में उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की उन्होंने पेमेंट करी हुई है, तो हमारी बैलेंस शीट का थोड़ा सा हिस्सा इनसे मैच नहीं होगा। कोई नहीं सर, समझ में आ गई हमारी बात। तो बैलेंस शीट की सारी आइटम, हमारी जो पुरानी आइटम वो भी हो गई हैं, और जो नई एंट्रीज हमने डाली थी उन सभी के इम्पैक्ट हम ले चुके हैं। अब बस आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या डालना होता है, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड में दो आइटम आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, अब ये देखो जरा, शेयर कैपिटल में कितने रुपए का बैलेंस आ रहा है, शेयर कैपिटल में आ रहा है 5 लाख रुपीस का, और इसके लिए आपने नोट बनाया है, इसलिए आप नोट का नंबर डाल दो, यहाँ पे आप डाल दो 1, और साथ साथ यहाँ पे भी आप डालते चले जाओ 1। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में अगला नोट नंबर आ रहा है यहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म बोरिंग का, इसको आप सेकंड नंबर डाल दो, लॉन्ग टर्म बोरिंग। सेकंड नंबर डाल दो, साथ में यहाँ पे भी डाल दो। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आ रहा है, 6 लाख रुपीस का बैलेंस। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो नोट आ रहा है हमारा आ रहा है टेंजिबल का, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये टेंजिबल का पार्ट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये नया चेंज है, थोड़ा सा ध्यान रखना। टेंजिबल में अब क्या लिखना शुरू हो गए हम, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जब आपने बैलेंस शीट की जो वो वीडियोस थी वो देखी होंगी तो वहां पे आपने टेंजिबल, इंटेंजिबल इस तरह से देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको टेंजिबल की जगह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख देना है। तो 190, और कौन सा नंबर नोट है, नोट नंबर 3, इसको 3 डाल दो, और इसको ये लास्ट बचा है इसको 4 डाल दो। तो ये यहाँ पे आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये नोट नंबर 4 आ जाएगा 1 लाख। सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ पूछो जी। जो हमारे देखो यहाँ पे नोट नंबर ना सीक्वेंस में लिखे हुए अच्छे लगेंगे आपको, शेयर कैपिटल का 1 2 3, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का 4, इस तरह से सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो अगर आपके यहाँ नोट नंबर सीक्वेंस में लिखोगे और नोट्स टू अकाउंट में ऊपर नीचे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तरह से क्या होता है कि यहाँ पे इसकी डिटेल नोट नंबर 2 में आप देख लो, नोट नंबर 3 में देख लो, नोट नंबर 4 में देख लो, ये वर्किंग नोट की तरह है, तो डिटेल्स ही तो देखनी है। तो नोट टू अकाउंट, जो नोट्स टू अकाउंट आप बनाओगे उसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप कोशिश करिए यहाँ पे सीक्वेंस आप सीधा रखो, 1 2 3 4 5 ऐसे, वो देखने में भी अच्छा लगेगा। अभी एक बार बैलेंस शीट को हम मैच कर लेते हैं, बस हमारा ये फाइनल काम बचा है। बैलेंस शीट मैच कर रही है नहीं कर रही है, तो 5 लाख 6 लाख और 50,000, तो 11,50,000 ये टोटल आ गया यहाँ पर, 11,50,000। 190 प्लस 10 प्लस 390 प्लस 460 प्लस 1 लाख, और यहाँ पर भी 11,50,000 आपका टोटल आ गया है, तो मुबारक हो आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बैलेंस शीट हमने कंप्लीट कर ली। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि ये वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं या बैलेंस शीट में आपको कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा,
और मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आप पहले उन 2 वीडियोस को देखिए, क्योंकि वो जो फॉर्मेट है, अगर वो फॉर्मेट आपको नहीं याद होगा तो ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, टेक्निकल लगेगा, बट इतना भी टेक्निकल ये नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बैलेंस शीट तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको करनी ही पड़ेगी, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो कब तक इससे भागोगे? बेटर है कि इसको अच्छे से समझ लो और अभी के अभी इसको ख़त्म करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।